कुछ दिनों के तनावपूर्ण माहौल के बाद आखिरकार कल यानी फ्राइडे की रात नेपाल को एक नया प्राइम मिनिस्टर मिला। नेपाल के इतिहास में पहली बार कोई महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है। सुशीला कार्की, यही नाम है इनका और एक गौरवपूर्ण इतिहास है इनका। ये नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस थी वहाँ के सुप्रीम कोर्ट की, और ये वो चीफ जस्टिस थी जिन्होंने नेपाल में करप्शन के खिलाफ अपने कई फैसलों से बहुत सारे नेताओं से दुश्मनी ले ली थी। यहाँ तक कि इनके खिलाफ 2017 में महाभियोग भी ले आया गया था पार्लियामेंट में। हालांकि वो गिर गया, लेकिन इन्होंने कई नेताओं के खिलाफ जजमेंट पास किया था जो करप्शन में इन्वॉल्व थे, और इसीलिए पॉलिटिशियन की दुश्मन बन गई थी। लेकिन अपने फैसले की वजह से सुशीला कार्की नेपाल के लोगों के बीच एक बहुत ही पसंदीदा चेहरा थी, नाम थी, क्योंकि किसी ने तो हिम्मत की थी जो नेपाल के पावरफुल और भ्रष्ट पॉलिटिशियन के खिलाफ आवाज़ उठाए अपने फैसलों से। यही वजह है कि जेन ज़ी के तमाम गुट अलग अलग लोगों ने एक ओपिनियन पोल किया और फिर एक नया नाम सुझाया कि इस वक्त नेपाल की गद्दी किसे सौंपी जाए। तो केयर टेकिंग प्राइम मिनिस्टर के तौर पर कल रात सुशीला कार्की ने शपथ ले लिया। उम्मीद यही है कि अब नेपाल एक सही रास्ते पर चलेगा। आने वाले वक्त में चुनाव होगा, चुनाव में बहुत सारी आपको तब्दीलियां नज़र आएंगी। जेनजी के अलग अलग लोगों के साथ आज सुशीला कार्की ने मीटिंग भी की है। लेकिन सुशीला कार्की की एक और बड़ी कहानी दिलचस्प है, और इसीलिए इस कहानी के ज़रिए मैं आपको 2 बार दिखाई दूंगा अलग अलग 2 कपड़ों में, क्योंकि कहानी ऐसी है। सुशीला कार्की ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी पॉलिटिकल साइंस में। बाद में वो त्रिभुवन लॉ कॉलेज से उन्होंने लॉ की डिग्री ली थी। लेकिन जब BHU में थी, यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, तब वहीं एक टीचर हुआ करते थे, और उन टीचर का नाम था दुर्गा प्रसाद सुवेदी। और इसी पढ़ाई के दौरान सुशीला कार्की और दुर्गा प्रसाद सुवेदी की मुलाकात हुई एक स्टूडेंट और टीचर के तौर पर। बाद में दोनों में प्यार हो गया। सुशीला कार्की बहुत ज़्यादा प्रभावित थी द्विवेदी जी से। फिर दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। दोनों को इस वक्त एक बेटा है। हंसी खुशी ये परिवार अभी काठमांडू में रह रहा है। लेकिन दुर्गा प्रसाद सुवेदी की भी एक और कहानी है। दुर्गा प्रसाद सुवेदी नेपाल में नेपाली कांग्रेस के एक कर्मठ कार्यकर्ता थे और नेपाली कांग्रेस के यूथ विंग से जुड़े हुए थे। और उस वक्त नेपाल में राजशाही थी। राजशाही के खिलाफ बहुत सारे आवाज़ें उठ रही थी कि यहाँ डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और उसमें नेपाली कांग्रेस से एक बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा ले रहा था। और उस वक्त कोइराला उनके चेहरे हुआ करते थे, गिरिजा प्रसाद कोइराला। तो बहुत सारे आंदोलनकारी जो राजशाही के खिलाफ थे उन्हें पकड़ पकड़ कर जेल में बंद कर दिया गया था। उसमें कोइराला भी थे, उसमें दुर्गा प्रसाद सुवेदी भी थे। और वहीं जेल में कोइराला से मुलाकात होती है दुर्गा प्रसाद सुवेदी की। अब ये था कि आंदोलन चलाने के लिए पैसे चाहिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए पैसे चाहिए। पैसे थे नहीं, क्योंकि सभी क्रांतिकारी थे। तब जेल में रहने के दौरान दुर्गा प्रसाद सुवेदी ने एक किताब पढ़ी थी, एक जापानी प्लेन हाईजैक की। उन्होंने पहली बार ये आइडिया दिया कोइराला साहब को कि हमें आंदोलन के लिए पैसे चाहिए, और पैसे का इंतज़ाम करने का मेरे पास एक आइडिया है। तब कोइराला साहब ने पूछा क्या आइडिया है। तब उन्होंने कहा कि नेपाल रॉयल बैंक के कुछ पैसे हमेशा एक ख़ास प्लेन से ले जाया जाता है। अगर हम उस प्लेन को हाईजैक कर लें तो पैसे हमारे पास होंगे और फिर हम आंदोलन में काम भी आ जाएगा। पर कोइराला साहब को आपत्ति ये थी कि कहीं इस हाईजैकिंग में लोगों को नुकसान ना पहुँचे, जान ना चली जाए। तब दुर्गा प्रसाद सुवेदी ने कहा कि मैं इसका पूरा ऐसा प्लान बनाता हूँ कि किसी को नुकसान नहीं होगा, और वो पैसे जो राजशाही के हमारे आंदोलन और नेपाल में डेमोक्रेसी लाने के काम आएगा। कोइराला साहब कन्विंस हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, अब आप बताइए क्या करना है। तब दुर्गा प्रसाद सुवेदी ने एक प्लान बनाया। नेपाल के इतिहास में पहली बार एक प्लेन को हाईजैक करना था। उस प्लेन को जिसमें उस दौर में, मैं 52 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, 52 ईयर्स बैक, 1973 10 जून की तारीख, और नेपाल रॉयल एयरलाइंस कि उस प्लेन को हाईजैक करने की पूरी साजिश रची गई। शर्त ये थी कि किसी को नुकसान न पहुंचे। प्लान बना, और इस प्लान के बाद कैसे इस प्लेन को हाईजैक किया गया, जो आज भी नेपाल के इतिहास में पहली बार है, किसी नेपाली एयरलाइंस। और फिर उस प्लेन का क्या हुआ, उस पैसे का क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ,
पेश है पूरी कहानी। 10 जून 1973 की बात है, 10 जून 1973। एक 19 सीटर रॉयल नेपाल एयरलाइंस का छोटा प्लेन, 19 सीटर DH-6 ये प्लेन था, वो 19 सीटर का। तो नेपाल के विराटनगर एयरपोर्ट से उड़कर इसे त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट काठमांडू पहुंचना था। इस 19 सीटर प्लेन में कुल 19 ही लोग थे, क्रू मेंबर और इसके अलावा बाकी मुसाफिर। लेकिन उन मुसाफिरों में एक बेहद ख़ास मुसाफिर थी, और वो थी हिंदी फिल्म की उस ज़माने की, अपने टाइम की मशहूर जानी मानी एक्ट्रेस माला सिन्हा, जिनकी फिल्मों के बहुत सारे गाने आज भी हम लोग गुनगुनाते हैं। तो हमारी हिंदी फिल्मों की एक टॉप हीरोइन माला सिन्हा भी इस प्लेन में सवार थी, और उन्हें कुछ पता नहीं था कि अगले कुछ घंटों में क्या कुछ होने जा रहा है। तो 10 जून 1973 की सुबह 8:30 बजे विराटनगर एयरपोर्ट से ये 19 सीटर रॉयल नेपाल एयरलाइंस का प्लेन उड़ान भरता है, और इसे काठमांडू पहुंचना है। करीब 40 मिनट से ज़्यादा का वक्त नहीं पहुंचने में, और टेक ऑफ कर लेता है प्लेन। लेकिन टेक ऑफ के ठीक 5 मिनट के बाद अचानक मुसाफिरों की सीट से, अलग अलग सीट से 3 लोग उठते हैं। इनमें से 2 सीधे कॉकपिट की तरफ जाते हैं, जहां कैप्टन या पायलट बैठे होते हैं। जब ये कॉकपिट के पास पहुंचे, तब तक इन दोनों ने अपने कमर से पिस्टल निकाल ली। उन दोनों के हाथों में अब 2 बंदूकें। पायलट को दिखाते हैं। पायलट घबरा जाता है, उसे माजरा समझ में आ जाता है कि ये क्या हो रहा है। इस दौरान में एक तीसरा मुसाफिर प्लेन में उठता है पीछे से अपनी सीट से। उसके हाथ में एक हथगोला था, यानी हैंड ग्रेनेड, और वो तमाम मुसाफिरों और बाकी जो क्रू मेंबर थे उनसे कहता है कि सब अपनी सीट पर बैठे रहो, अगर किसी ने भी कोई विरोध किया तो वही हथगोला फोड़ देगा, प्लेन क्रैश कर जाएगा। लोग घबरा गए। इधर पायलट को भी गन पॉइंट पर 2 हाईजैकर ने अपने कंट्रोल में कर लिया। अब पायलट प्लेन उड़ा रहा है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ी देर के बाद उनमें से एक हाईजैकर एक पेपर निकालता है, और वो पेपर पर कुछ नक्शा बना हुआ था, वो पायलट के आगे रख देता है और कहता है कि अब तुम इस नक्शे के हिसाब से प्लेन उड़ाओ। अब प्लेन को जाना है काठमांडू, लेकिन हाईजैकर ने एक नया नक्शा दे दिया और कहा इस रूट पे प्लेन उड़ेगा। जब पायलट ने वो नक्शा देखा तो हैरान रह गया। उसने कहा ये नक्शा तो इंडिया की तरफ है, और ख़ासतौर पर जो नेपाल से लगता हुआ बिहार है, बिहार की तरफ है। तो उसने कहा ये मतलब हमारा तो रूट नहीं उधर। तो उसने कहा जो कहा जा रहा है वो करो, वरना फिर मुश्किल हो जाएगी, प्लेन क्रैश कर देंगे, सारे मुसाफिर मारे जाएंगे। अब उस नक्शे के हिसाब से पायलट मजबूरी में प्लेन को घुमाता है और उड़ान भरने लगता है। जैसे ही उस नक्शे के हिसाब से वो बिहार के बॉर्डर के अंदर दाखिल होता है, तो बिहार में एक जगह है फारबसगंज। जब ये फारबसगंज के करीब ये प्लेन उड़ान भर रहा होता है, तभी एक पायलट कहता है कि अब नीचे देखो, और एक घास का मैदान दिखाई देगा बड़ा सा। उस घास के मैदान पर इस प्लेन को लैंड करो। अब यहाँ पर पायलट का दिमाग घूम गया। उसने कहा कि देखो, हम सिर्फ एयरपोर्ट पर ही लैंड कर सकते हैं, ये 19 सीटर प्लेन है, और ऐसे किसी भी हम मैदानी इलाके में इसको अगर हम लैंड करेंगे तो हो सकता है बैलेंस बिगड़े, गड्ढे हों, खड्डे हों, और प्लेन क्रैश कर जाएगा। तो कोई भी नहीं बचेगा, तुम भी नहीं बचोगे। लेकिन हाईजैकर जिद पर अपनी कायम थे। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें इसी फारबसगंज में घास वाले मैदान में ही इस प्लेन को लैंड कराना है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, और अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो गोली मार देंगे, मुसाफिरों को मार देंगे। पायलट बेबस और मजबूर, उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। किसी तरीके से उसने नीचे देखा, एक शायद पूरी तैयारी थी हाईजैकर की, उसे एक जगह दिखाई दी जो लंबा मैदान, घास भी थे वहाँ, और उसी सपाट मैदान को देखकर पायलट ने ऊपर वाले का नाम लिया और कहा कि चलो यही लैंड करते हैं। जोखिम बहुत ज़्यादा था, क्योंकि कुछ भी हो सकता था। आप रनवे छोड़कर किसी मैदानी इलाके में जब आप लैंड करते हैं तो, लेकिन फिर भी पायलट ने कोशिश की, क्योंकि मजबूर था, सर पे गन तनी हुई थी। इसके बाद अब बड़ी मुश्किल से वो प्लेन धीरे धीरे नीचे आता है।
इधर उस मैदान के इर्द गिर्द कुछ बस्तियां थी। लोग इतने नीचे प्लेन को उड़ते हुए देखते घबरा जाते हैं, कुछ लोग शौक में देखते हुए घर से बाहर निकल आते हैं। उन्हें अच्छा लगता है कि जहाज़ को इतनी नज़दीक से देख रहे हैं। धीरे धीरे प्लेन उस मैदान में लैंड कर जाता है। अब गांव वालों की भीड़ भी धीरे धीरे उस मैदान की तरफ प्लेन को करीब से देखने के लिए बढ़ने लगती है। जहाँ पर ये प्लेन लैंड किया, इत्तेफाक से उस मैदान के पास ही जीप खड़ी हुई थी। तो कम से कम 2 से 3 गाड़ियाँ थीं। अचानक प्लेन लैंड किया। लैंड करने के बाद अब तीनों हाईजैकर उस प्लेन के पीछे हिस्से में जाते हैं। उन्हें मालूम है वहाँ 3 बॉक्स रखे हुए हैं। वो एक एक कर तीनों बॉक्स को उठाते हैं। अब तक पायलट को, मुसाफिरों को, किसी को कुछ पता नहीं कि ये प्लेन को क्यों हाईजैक किया, यहाँ क्यों उतार रहे हैं, किसी एयरपोर्ट पर क्यों नहीं ले जा रहे हैं, इनकी डिमांड्स क्या। कि उन्होंने कोई डिमांड नहीं रखी। उन्होंने सिर्फ एक नक्शा दिया और कहा हमारे हिसाब से आप प्लेन को उड़ाओ। तो ना डिमांड ना कोई और बात, सीधे प्लेन मैदान में उतरवाया। 3 बक्सों को उन तीनों हाईजैकर ने उठाया और उसको लेकर प्लेन से नीचे उतर गए। उतरने के बाद उन्होंने पायलट से कहा कि अब तुम आज़ाद हो, जहाँ मन करे जाओ। बाहर गाड़ी में कुछ लोग इंतज़ार कर रहे थे, वो भागते हुए आए। उन्होंने मदद की उस बॉक्स को उठाने में। तीनों बॉक्स को गाड़ियों में रखा गया और फिर वो गाड़ियों का काफिला वहाँ से 1, 2, 3 हो गया। थोड़ी देर तक तो ये पायलट और बाकी लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कांटेक्ट किया। बात फिर काठमांडू तक पहुंची। तब नेपाल में राजशाही हुआ करती थी, डेमोक्रेसी या लोकतंत्र नहीं थी। 1973 की मैं बात कर रहा हूँ। अब भारत की सरजमीन पर एक प्लेन एयरपोर्ट की जगह एक मैदान में लैंड किया। पायलट ने कंप्लेंट लिखाई, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सामने आई। यहाँ इस पूरी जानकारी अब इस बिहार के फारबिसगंज से नई दिल्ली तक पहुँच चुकी थी। दिल्ली में जब ये खबर पहुँची तो दिल्ली वालों को भी अजीब लगा, सरकार में बैठे लोगों को, कि ये क्या माजरा है कि किसी प्लेन को किसी ने हाईजैक किया, उसको एक मैदान में उतारा और सिर्फ 3 जो संदूक थे वो उठाए और चला गया। किसी को कोई नुकसान नहीं, कोई डिमांड नहीं, कोई भी चीज़ नहीं, और यूं ही भाग गए। किसी को नुकसान तक नहीं पहुंचाया और ना अपनी कोई मांगे रखी। तफ्तीश शुरू हुई तो फिर काठमांडू नेपाल की भी जांच एजेंसियां इसमें लगी। तो पहली चीज़ जो पता चली वो ये कि इस रॉयल नेपाल एयरलाइंस में जो 3 बॉक्स रखे हुए थे, 3 बक्से थे, उसमें 30 लाख रुपए उस वक्त दौर में, 1973 के दौर में भारतीय करेंसी थे। 30 लाख रुपीज़, 30 लाख। 30 लाख की 73 में बहुत वैल्यू थी, आज भी है। तो अब ये समझ में आया कि ओके, ये सारा खेल जो है इन 30 लाख को चुराने के लिए किया गया। लेकिन कौन, क्यों, और इस तरह जान जोखिम में डालकर। तो जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि ये जो 30 लाख रुपए थे, ये भारत से ही, अररिया से ही, बिहार के सड़क के रास्ते विराटनगर पहुंचे थे। क्योंकि भारत और नेपाल के बीच में कई चीज़ें, शर्तें और समझौते भी रहते हैं। तो पैसे भारत सरकार की तरफ से जा रहे थे, कुछ सामान और ख़रीद और फरोख्त जो चीज़ें होती या कर्ज होता उसी की शक्ल में। और ये अररिया से बाई रोड गाड़ियों में रखकर इन पैसों को, इन नकदी को, 30 लाख रुपए नेपाल के विराटनगर पहुंचाया गया। अब विराटनगर से इन 3 बक्सों को, जिसमें 30 लाख थे, इस रॉयल नेपाल एयरलाइंस में रखा गया और इसको अब ले जाया जा रहा था काठमांडू, ताकि काठमांडू ले जाने के बाद वहाँ उनके जो नेशनल बैंक हैं वहाँ इन पैसों को जमा कराया जा सके, जो कि वहाँ के सरकार चलाने के खर्च में काम आए। तो 30 लाख रुपए अररिया से पहुँचे विराटनगर और विराटनगर से अब उड़ान भर के काठमांडू, लेकिन उसी प्लेन को हाईजैक किया गया और सीधे बिहार के ही फारबिसगंज में उतारा गया और वो 3 बक्से लेकर लोग आए। अब जांच शुरू हुई, आखिर ये लोग हो कौन सकते हैं। जांच चलती रही, धीरे धीरे करके पहली गिरफ्तारी हुई, फिर दूसरी गिरफ्तारी हुई, फिर तीसरी गिरफ्तारी हुई। इसके बाद एक एक करके नाम सामने आने शुरू हुए। जब नाम सामने आने शुरू हुए और पूछताछ कंप्लीट हुई तो एक अजीब कहानी सामने आई। कहानी ये थी कि 1973 में, उस दौर में नेपाल में लोकतंत्र के लिए बहुत सारी पार्टियां लड़ाई लड़ रही थी, डेमोक्रेसी के लिए, और वहाँ थी राजशाही। तो जो राजशाही थी उसको लेकर बहुत सारे जो पार्टियां थी उनका विरोध था, लोग भी परेशान थे, क्योंकि वहाँ पंचायत राज सिस्टम के थ्रू एक
निकम्मी एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार चल रही थी। सारी ताकत, सारे शक्ति जो थी वो राजशाही परिवार के हाथ में, और उनके बहुत सारे मनमर्जी के फैसले थे। तो बहुत सारी पार्टियां वहाँ पे लोकतंत्र के लिए आवाज़ उठा रही थी, और उन्हीं में एक पार्टी थी जो सबसे बड़ी पार्टी वहाँ की, नेपाली कांग्रेस। नेपाली कांग्रेस शुरू से ही 70s में ही इस राजशाही का विरोध कर रही थी और नेपाल में लोकतंत्र की बहाली की मांग कर रही थी, और इसको लेकर वो आंदोलन छेड़ रही थी। और ये आंदोलन पूरे नेपाल में चल रहा था। आंदोलन चलाने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत होती है। तो पहले लोगों के चंदों से ये आंदोलन चलता रहा, लेकिन फिर बीच में ऐसा आया, हालात ख़राब थे नेपाल के कि लोग चंदा देने को भी मजबूर हो गए, पैसे रहे नहीं। अब सवाल है आंदोलन कैसे चलाया जाए। आंदोलन में हथियार की भी ज़रूरत है, वो कहाँ से लाया जाए। आंदोलनकारियों का पेट भी भरना है, वो अनाज कहाँ से ख़रीदा जाए। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। इधर नेपाली कांग्रेस के बहुत सारे लोग जेल में बंद थे। इन्हीं में से एक नेता गिरिजा प्रसाद कोइराला थे, जो राजशाही के खिलाफ जो भी बगावत हो रही थी उसमें सरकार उन लोगों को दबा रही थी। तो ये भी जेल में थे कुछ दिन के लिए। उन्हीं दौरान जेल में एक मुलाकात होती है एक शख्स से जिसका नाम है दुर्गा सुवेदी। दुर्गा सुवेदी भी एक क्रांतिकारी, एक आंदोलनकारी जो नेपाल की राजशाही के खिलाफ था, और वो भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा था, और इसीलिए उसको भी जेल में डाल दिया गया था। तो जब दुर्गा सुवेदी से मुलाकात हुई गिरिजा प्रसाद कोइराला की, तो उन्होंने कहा कि अब आंदोलन को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत है, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से इंतज़ाम किया जाए। तो इत्तेफाक की बात है कि उस वक्त दुर्गा सुवेदी जब जेल में था और तो कोई काम नहीं था, तो वो किताबें पढ़ रहा था, किताबें पढ़ने का शौकीन। जिस वक्त ये बातचीत हो रही थी उससे 1-2 दिन पहले उसने एक किताब ख़त्म की थी, एक बुक, और ये बुक थी जापान में एक हाईजैकिंग की स्टोरी पर, कि कैसे जापान में एक हाईजैकिंग हुई और वो पैसों के लिए हुई थी। उस हाईजैकिंग के बदले में हाईजैकर्स ने पैसों की डिमांड की और डिमांड पूरी हो गई। कहते हैं उसने गिरिजा प्रसाद कोइराला को ये आइडिया दिया कि अगर हम प्लेन हाईजैक करें तो उसके थ्रू हमें पैसे मिल सकते हैं। लेकिन फिर बात यहाँ आई कि हम प्लेन हाईजैक करें तो हम मुसाफिरों की जान खतरे में डालकर पैसे नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हम लड़ रहे हैं लोकतंत्र के लिए, तो लोकतंत्र की में शामिल लोगों को ही हम कैसे निशाना बना सकते हैं। फिर बोला कि नहीं, ये नहीं है, आइडिया ये है कि जो राजशाही का ख़जाना है जिसमें पैसे नेपाल के बैंक में जाते हैं, वो पैसे प्लेन से ट्रांसपोर्ट होते हैं, और हम उन प्लेन का पता करें जिसमें ट्रांसपोर्ट हो, और जिस दिन ज़्यादा बड़ी अमाउंट हो उसमें, उस दिन हम उस प्लेन को हाईजैक करें। अब सवाल ये है कि फिर वहाँ के जो बैंक है उस बैंक का कौन बंदा हो जो बताए कि आज इतने पैसे जा रहे हैं या फिर नहीं जा रहे हैं। तो अब इन्होंने तलाश शुरू की एक ऐसे शख्स की जो नेपाल के नेशनल बैंक के बारे में अच्छे से बेहतर तरीके से जानता हो, और ख़ास तौर पर जो विराटनगर में इनका ब्रांच है पूरा। तो नेपाल के राष्ट्रीय बैंक में काम करने वाले एक और शख्स से मुलाकात होती है, और वो शख्स जिसका नाम था मदन आर्यल, वो बताता है कि ठीक है, वो भी आंदोलनकारी था, नेपाली कांग्रेस को फॉलो करता था। उसने कहा ठीक है, मैं लोकतंत्र की बहाली के लिए जो आंदोलन उसमें मेरा योगदान ये होगा कि मैं आपको सही इनपुट दूंगा। और इसी के बाद एक रोज़ मदन आर्यल ने बताया कि बिहार के अररिया से 30 लाख रुपए विराटनगर आए हैं सड़क के रास्ते, और ये कल सुबह 8:30 बजे की फ़्लाइट है काठमांडू के लिए। 3 बक्सों में 30 लाख रुपए, मतलब एक बक्से में 10 लाख रुपए, ये जाएगा काठमांडू, और फिर काठमांडू से वहाँ के नेशनल बैंक में जमा कर दिया जाएगा। तो हमारे पास कुल 40 मिनट है। जब ये खबर मिली, और ये खबर थी 9 जून की, 10 जून की सुबह 8 बजे ये फ़्लाइट टेक ऑफ करना था, 8:30 बजे विराटनगर से पहुंचना था काठमांडू। तो उसी के बाद ये प्लानिंग की गई। तो ये तय हुआ कि अब इस प्लेन में जाएगा कौन, हाईजैकर कौन बनेगा। तो 3 हाईजैकर को चुना गया, जो तीनों ये भी क्रांतिकारी थे। इनमें एक थे बसंत भट्टाराई, दूसरे थे दुर्गा सुवेदी, खुद आइडिया दिया जेल में जापान की हाईजैकिंग से, और तीसरे का नाम था नागेंद्र प्रसाद धुंगेल। ये तीनों वो थे जो प्लेन में सवार हुए। अब ये हुआ कि वहाँ से पैसे तो ले लेंगे, उस पैसे के फिर बाद आगे क्या करेंगे, तो उसकी भी पूरी प्लानिंग की गई। इनमें से एक इंडियन, एक भारतीय नागरिक था जो इस नेपाली कांग्रेस की भी मदद कर रहा था।
उनका नाम था नागेश शर्मा, ये दार्जिलिंग में रहा करते थे। तो ये हुआ कि इस प्लेन को हाईजैक करके बिहार के फारबिसगंज में उतारा जाए, वहाँ से दार्जिलिंग जाना इजी होगा सड़क के रास्ते। अब यहाँ पे एक सवाल था कि आखिर प्लेन को हाईजैक करके किसी एयरपोर्ट पर भी बिहार के उतारा जा सकता था। तो पहले हाईजैकर ने इस पर काम किया, सोचा, लेकिन फिर ये हुआ कि अगर प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं और उसके बाद किसी भी स्टेट के एयरपोर्ट पर उतारते हैं तो वहाँ ये बात जानकारी में होगी एयरपोर्ट अथॉरिटी को, ATC को, तो फिर उस प्लेन को घेर लिया जाएगा। उसके बाद पुलिस इतनी आसानी से निकलने नहीं देगी, जाने नहीं देगी, तो वहाँ पे ख़तरा ज़्यादा है। इसीलिए प्लेन को ऐसी जगह लैंड करो जहाँ पे कोई अथॉरिटी ना हो, कोई पुलिस ना हो, और जब तक एडमिनिस्ट्रेशन जागे, उन्हें पता चले, तब तक हम लोग निकल चुके हों। तो प्लानिंग बनी कि यही फारबिसगंज के पास एक मैदानी इलाका है, लंबा चौड़ा मैदान है। इस प्लेन का नक्शा बाकायदा बनाया गया, वही नक्शा कागज़ पे, और कहा गया पायलट को तुम यहाँ पर लाना है, यहाँ उतारना है, यहाँ से आगे का हम देखेंगे। तो गणेश शर्मा की जिम्मेदारी थी अब फारबिसगंज के उस मैदान से आगे की। तीनों बक्से गणेश शर्मा ने जिन गाड़ियों का इंतज़ाम किया उसी में रखे गए। इसके बाद ये गाड़ियाँ पैसों समेत पहले दार्जिलिंग पहुँची, फिर दार्जिलिंग से सारे लोग अलग अलग हुए, फिर वहाँ से ये लोग बनारस पहुँचे, फिर बनारस से मुंबई गए। मुंबई में जाने के बाद ये 30 लाख रुपए ठिकाने लगा दिए गए नेपाल तक पहुँचाने के लिए, जो जरिया था। अब सारे ये लोग फिर वापस दिल्ली पहुँचे। दिल्ली पहुँचने की वजह ये थी कि उस वक्त नेपाली कांग्रेस के जो बड़े नेता थे वो दिल्ली अक्सर उनका डेरा जमा रहता था, क्योंकि भारत सरकार भी लोकतंत्र की बहाली के लिए नेपाल में जो आंदोलन चल रहा था उसमें नेपाली कांग्रेस की मदद कर रही थी। तो उस वक्त नेपाली कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था BP कोइराला, वो दिल्ली में ही थे। तो बाकी सब यहीं आए और फिर मिले। अब BP कोइराला वो शख्स हैं जो आपको याद होगा कि अपनी एक फिल्म एक्ट्रेस मनीषा कोइराला, जिन्होंने फिल्म सौदागर से डेब्यू किया था, तो मनीषा कोइराला के दादा हैं BP कोइराला, जो नेपाल कांग्रेस के 1973 में अध्यक्ष हुआ करते थे और दिल्ली में थे। BP कोइराला के जो बड़े भाई हैं गिरिजा प्रसाद कोइराला, जो इस पूरे हाईजैकिंग के मास्टरमाइंड थे, और इन्हीं BP कोइराला के छोटे भाई हैं, उनका नाम है मात्र प्रसाद कोइराला। अब ये तीनों जो हैं, चाहे वो BP कोइराला हो, BP कोइराला खुद 1959 से 60 तक नेपाल के प्राइम मिनिस्टर रहे थे, फिर नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो अब एक प्राइम मिनिस्टर के भाई, बड़े भाई, उनका इस पूरी साजिश में हाथ, जब ये परतें खुलनी शुरू हुई तो एक एक कर गिरफ्तारी हुई और गिरिजा प्रसाद कोइराला भी गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार करने के बाद उनको 3 साल की सज़ा हुई, वो जेल में चले गए। 73 की बात है। इधर 75 में इमरजेंसी लग गया देश में इंदिरा गांधी के उस दौर में, तो 76 में ही, बल्कि 75 एंड में ही, इमरजेंसी के दौरान ही गिरिजा प्रसाद कोइराला और इस हाईजैकिंग में शामिल बाकी लोगों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। इसके बाद ये लोग वापस नेपाल पहुंचते हैं एक-एक कर, नेपाल में आंदोलन को और तेज़ करते हैं। फिर कुछ वक्त के बाद राजशाही झुकती है और वहाँ लोकतंत्र की बहाली होती है, और जब लोकतंत्र की बहाली होती है तो पहले जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं नेपाल के, वो यही गिरिजा प्रसाद कोइराला बनते हैं, जो इस हाईजैकिंग के मास्टरमाइंड थे। इसके बाद जो इनके छोटे भाई हैं मात्र प्रसाद कोइराला, ये भी नेपाल के PM बने। इस पूरे हाईजैकिंग के केस में जितने लोग भी शामिल थे, बाद में सभी ऊंचे पोस्ट पर पहुंचे। जहाँ लोकतंत्र की बहाली हुई, इनकी सरकार बनी। इसमें एक सुशील कोइराला थे, वो भी जेल में रहे, बाद में वो भी लंबे वक्त जेल में रहे, फिर नेपाल पहुंचे। नेपाल जाने के बाद वो भी प्राइम मिनिस्टर बने। तो 1, 2, 3 प्राइम मिनिस्टर तो इस हाईजैकिंग से ही निकल कर बन गए। इधर अब उस हाईजैकिंग के बाद प्लेन वापस पहुंचा वहाँ, यही रॉयल नेपाल एयरलाइंस का, और अगले 40-41 साल तक ये उड़ान भरता रहा, 19 सीटर प्लेन। और इस प्लेन को वहाँ लोग जब देखते थे, याद करते थे, तो कहते थे अच्छा ये वही है जिसकी हाईजैकिंग हुई और एक ग्राउंड में उतारा गया था, ये उसकी पहचान बन गई। लगभग 40-41 साल तक ये अपनी सेवा देता रहा। लेकिन फरवरी 2014 फरवरी में इस रॉयल नेपाल एयरलाइंस के इसी विमान का, जिसे हाईजैक किया गया था, एक रोज़ विराटनगर से ही काठमांडू की उड़ान पर था और ये क्रैश कर गया। उस दिन इस प्लेन में 18 लोग सवार थे। 18 के 18 लोगों की मौत हो गई। चूँकि ये प्लेन एक ऐतिहासिक प्लेन बन चुका था, नेपाली कांग्रेस ने इसे अपने आंदोलन का एक प्रतीक बनाया था। कैसे आंदोलन के लिए उन्होंने पैसे इकट्ठा करने के लिए इसका हाईजैक किया।
तो प्लेन क्रैश होने के बाद इस प्लेन के तमाम मलबे को इकट्ठा किया गया, उसके पुर्जे पुर्जे को निकाला गया, फिर इस प्लेन को जोड़ा गया और उसे एक प्लेन की शक्ल दी गई। और शक्ल देने के बाद इसको उस वक्त लोकतंत्र के संघर्ष के एक प्रतीक के तौर पर म्यूज़ियम में रख दिया गया। और आज भी ये प्लेन नेपाल के एक म्यूज़ियम में रखा हुआ है कि ये है हमारी आज़ादी का प्रतीक जिसमें ये सब कुछ हुआ था। तो ये थी वो अजीब कहानी